दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात तो स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। और ये गिरावट का जो माहौल है ये कहाँ तक जाएगा? क्या इस समय हमें गिरावट का फ़ायदा उठा के जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? काफ़ी लोगों को लगता है कि ये जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो स्टॉक है बिल्कुल फ्री में मिला है, इसलिए आने वाले समय इसमें भारी गिरावट हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये एक फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। अभी फ़िलहाल कारोबार की शुरुआत होने वाली है। कंपनी बहुत सारे नए सेक्टर में एंट्री करने जा रही है, यानी इंश्योरेंस के बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। और आने वाले समय इसकी जो टक्कर होगी वो बजाज ग्रुप के साथ होगी, जिनके शेयरों की प्राइस हज़ारों में है। तो क्या ये भी वाकई में उस लेवल तक जा सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब Q2 भी आने वाला है। कंपनी ने Q2 के डेट का ऐलान भी कर दिया है। रिजल्ट कैसा रह सकता है और क्या रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक शानदार तेज़ी आ सकती है? वैसे स्टॉक बहुत ही फेयर वैल्यू में मिल रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,512 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 483 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, लगभग 500 पॉइंट की गिरावट हुई है। 0.73% की बड़ी गिरावट। अब इस गिरावट का असर बाजार में तो देखने को मिलना ही था। दूसरी तरफ BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट बड़ी थी और वो बाजार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। ये देख सकते हो कि 9,508 के स्तर पे 123 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.28% गिरा BSE फाइनेंशियल सर्विस। और ये गिरावट काफ़ी बड़ी है, 1.25% के आसपास की गिरावट है, जबकि बाजार में 0.25% की ही गिरावट है। तो गिरावट काफ़ी बड़ी है और इसी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक की शुरुआत 223 पर हुई। शुरुआत बिल्कुल निगेटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 225 के आसपास थी और यही दिन भर का हाई है। जो लो बना वो 218 का है और क्लोजिंग 219 के आसपास रही, जहाँ पे 2.47% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 2.5% की गिरावट है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 सितंबर को स्टॉक 231 के आसपास था, 2.7% की शानदार तेज़ी बनी थी। लेकिन फिर 3 अक्टूबर को थोड़ी सी तेज़ी कम बनी, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव थी 231 के आसपास ही, 0.1% की तेज़ी के साथ में। 4 अक्टूबर को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक 224 के आसपास आ गया, 2.9% यानी लगभग 3% की बड़ी गिरावट के साथ में। तो जो तेज़ी बनी थी वो वापस गिरावट में तब्दील हो गई 4 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 225 के आसपास रही, जहाँ पे 0.3% की मामूली सी तेज़ी बनी। फिर अगर हम 6 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग फिर से 225 के आसपास रही, 0.1% की गिरावट के साथ। तो स्टॉक ने सीमित दायरे में ही ट्रेड किया पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन ऊपर के लेवल से नीचे आया और आज गिरावट काफ़ी बड़ी हुई। अब वैसे देखें तो ऊपर के लेवल से पिछले 1 महीने में, यानी डीमर्जर के बाद लिस्टिंग के समय से देखें तो अभी तक 13% की यहाँ पे गिरावट ऑलरेडी हुई है ऊपर के लेवल से, क्योंकि 268 तक स्टॉक गया था। और ये अब देख सकते हो कि फिर से एक एंट्री का मौका तो बन रहा है, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए। अब ये देख सकते हो इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी इजराइल और हमास का युद्ध। अब आप देख दो कि पश्चिम एशिया में अचानक ये तनाव बढ़ा और इसका असर हमारे बाजार में भी देखने को मिला और बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई और पूरे दिन में ही गिरावट का माहौल बना रहा। तो ऐसे जब कोई अचानक माहौल बनता है तो बाजार में गिरावट डेफिनेटली होती है। इससे पहले कोरोना महामारी आई, उस समय बाजार में भयंकर गिरावट हुई। फिर रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई। और अब इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध है शुरू हुआ है, यह युद्ध की वजह से भी असर जो है इंडिया के बाजार में भी पड़ा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी वजह कि इजराइल के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध है और वहाँ पे हमारा कारोबार काफ़ी बड़ा है और इसी वजह से बाजार पे उसका सीधा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। दूसरा एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो इंडिया एक अपना बड़ा सपना सच करने जा रहा था, यानी जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें आप देखें तो सारे के सारे देश शामिल है, मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक का जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, इसमें सऊदी अरेबिया शामिल है और साथ में इजराइल भी शामिल है। तो ये जो कॉरिडोर है, एक महत्वाकांक्षी योजना है हिंदुस्तान की, जो आने वाले समय पूरी हो सकती है। लेकिन अब प्रॉब्लम जो आ रही है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया और इजराइल के इस मामले में सऊदी अरेबिया जो इस समय हमास के सपोर्ट में दिखाई दे रहा है और ऐसे में क्या हो सकता है कि ये जो कॉरिडोर है इसका मामला खटाई में पड़ जाए।
इसका भी असर देखने को मिलेगा। तो इससे इसका जो नेगेटिव इफेक्ट काफ़ी शेयरों के ऊपर पड़ा है, जिसमें जो फाइनेंस संबंधित कंपनियां उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों के लिए भी यहाँ पे एक सेटबैक दिखाई दे रहा है और इस वजह से भी आज जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी कुछ असर नेगेटिव देखने को मिला, क्योंकि ये भी फाइनेंस से संबंधित कंपनी है। तो देख सकते हो कि ये जो बड़ा कॉरिडोर है ये आने वाले समय कंप्लीट होगा कि नहीं देखना होगा। ये युद्ध जितना जल्दी रुकेगा उतना बाजार के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे अगर आप देखें तो इस युद्ध के बावजूद भी देखें तो बाजार के जो जानकार है वो लॉन्ग टर्म में नज़रिए से देखें तो बाजार को लेकर बुलिश है। तेजी मंदी के देखें तो वीपी राज व्यास का कहना है कि हमें नहीं लगता कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत है। जहाँ तक भारतीय शेयर बाजार का सवाल है तो इसकी चाल ग्लोबल मार्केट जैसी ही रहेगी। फिलहाल इजराइल हमास से जुड़ी स्थिति को लेकर हम चिंतित नहीं है, कुछ दिनों तक इस पर नज़र रखनी होगी, उसके बाद रिएक्ट करना ठीक होगा। लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेटिव रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनोरंजन शर्मा की बात को माने तो बॉन्ड और इक्विटी मार्केट में कुछ समय के तक इसका असर दिख सकता है। बॉन्ड यील्ड में कमी आएगी क्योंकि ब्याज दरें बढ़ेगी और ऑयल प्राइस में भी तेजी आएगी। इसका असर इंडियन कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा। यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है और इसका इस समय हमने उदाहरण भी देखा है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट की डेट है उसका ऐलान कर दिया है 16/10/2023। तो आप ये देख ही सकते हो कि 5 से 6 दिन का समय बाकी है। जल्दी हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेजी से इस स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे पिछले कुछ दिनों से देखें तो दबाव में दिखाई दे रहा है इसका बाजार। आप ये देखते हो इसका रिजल्ट भी कमज़ोर और कम ही रहा है। 2020 की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू था वो 349 करोड़ के आसपास था और 229 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट होता कंपनी को। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू घट के 310 करोड़ के आसपास आ गया और प्रॉफिट है तो उसमें भी कमी आई, करीब 123 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आ गया। 2022 में थोड़ी सी फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिली और देख सकते हो कि रेवेन्यू तो वैसे कम ही रहा। आप देख सकते हो कि 184 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें इजाफा हुआ। प्रॉफिट 2022 में 168 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो रेवेन्यू जरूर गिरा लेकिन प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला 2022 के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2023 की तो यहाँ पे आप देख लो कि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही कम हुआ। रेवेन्यू 54.90 करोड़ के आसपास रहा और प्रॉफिट 31.25 करोड़ के आसपास रहा। तो अभी फिलहाल प्रॉफिट में बनी हुई है कंपनी, लेकिन प्रॉफिट नीचे आया और इसीलिए इस बार के रिजल्ट के ऊपर खास ध्यान रखना होगा। रिजल्ट बेहतर होगा तभी यहाँ पे शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। वैसे फंडामेंटली कंपनी अच्छी है क्योंकि इसका मार्केट कैप 1,39,582 करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी में तीसरे नंबर की कंपनी इंडिया की बड़ी। करंट प्राइस की मात्र 220 की है, लो 203 का और हाई 278 का है। स्टॉक का पी 5552 का है और ROC इसका 0.29% है, ROE 0.19% है, फेस वैल्यू 10 है। सबसे जो बड़ी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। यहाँ पे कुछ कमजोरी भी है, जैसे कि देखो पिछले 3 साल का अगर आप इसका जो लो रिटर्न इक्विटी है यानी 1.83% के आसपास है। इसके अलावा अर्निंग अदर इनकम है वो काफ़ी कम है, 10.1 करोड़ के आसपास है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बड़ी है यानी 1006 डेज के पास थे जो अब देके बढ़ के 2862 तक आ गए। तो ये कुछ कमजोरी भी है स्टॉक के अंदर की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस सेक्टर की जितनी कंपनियां उनकी प्राइस काफ़ी ऊपर है, यानी लगभग 1000 के आसपास के शेयर की प्राइस है। चाहे आप बजाज फाइनेंस देखें जिसकी प्राइस तो 8000 के आसपास है, बजाज फिनसर्व जिसकी प्राइस 1600 है, चोलामंडल जिसकी प्राइस 1200 है, बजाज होल्डिंग जिसकी प्राइस 6800 है, SBI कार्ड 783 के आसपास है, श्रीराम फाइनेंस 1800 का शेयर है। तो बिल्कुल यही अकेला ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। यानी इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये आराम से देख सकते हो कि 1000 और 2000 के टारगेट दिखा सकते हैं अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। वैसे इस समय शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखें तो सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहे हैं। आप देख सकते हैं समरी इसकी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रही है। इसके अलावा इसका ऑस्किलेटर्स देखें तो वो भी सेल की ही कॉल दे रहे हैं। मूविंग एवरेजेस देखें तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दिखाई देगी और इसी वजह से कह सकते हैं कि सिग्नल इस समय वीक है। थोड़ी गिरावट और हो सकती है, वैसे ही डिप में गिरावट का इसमें फ़ायदा उठा के निवेश कर सकते हैं क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर नहीं है। सिर्फ 11% की होल्डिंग ही जनरल पब्लिक के पास है और इससे ज़्यादा होल्डिंग तो FI के पास है, करीब 26% की ज़बरदस्त होल्डिंग है और DI के पास भी 16% की होल्डिंग है। और इसीलिए कह सकते हैं कि यह स्टॉक आपको धोखा नहीं देगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।